नमस्कार। अब टर्मिनोलॉजी की आगे की कड़ी में हम आते हैं। पुष्प, इसकी टर्मिनोलॉजी का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि प्लांट की आइडेंटिफिकेशन के लिए पुष्प एक बहुत महत्वपूर्ण अहमियत रखता है। तो टर्मिनोलॉजी, पुष्प की टर्मिनोलॉजी के लिए तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पुष्प क्या है। तो पुष्प जो है वो पौधे का एक रूपांतरित प्ररोह है। मतलब रूपांतरित प्ररोह को ही हम पुष्प कहते हैं, और जो कि पौधे के प्रजनन के लिए होता है। अब पुष्प की जो टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर हम सबसे पहले आते हैं कि पुष्प के आधार पर दो पत्तियों जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं सहपत्र। मतलब सहपत्र जो है वो छोटी पत्ती के समान संरचना है, और कहाँ पर लगी है? पुष्प के आधार पर लगी हुई है। यदि ये सहपत्र उपस्थित होते हैं पुष्प में, तो हम उसको कहते हैं सह सहपत्री पुष्प, और यदि अनुपस्थित है तो हम उसको कहते हैं सहपत्रहीन पुष्प, या ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। दूसरा जो है, एक और संरचना पाई जाती है, वो भी छोटी पत्ती के समान ही पाई जाती है, लेकिन ये जो संरचनाएं पाई जाती हैं वो द्वितीय अक्ष पर पाई जाती हैं, यानी कि पुष्पवृंत से विकसित होती हैं। तो पुष्पवृंत से विकसित होने वाली दो और छोटी पत्ती जैसी संरचनाएं दो छोटी छोटी सी पाई जाती हैं, इनको हम कहते हैं सहपत्रिकाएं या ब्रैक्टियोलेट। अब यदि ये ब्रैक्टियोलेट उपस्थित है तो हम कहते हैं इसको ब्रैक्टियोलेट फ्लावर, और अनुपस्थित है तो ई ब्रैक्टियोलेट फ्लावर कहा जाता है। इसके बाद कुछ पुष्प में एक सहपत्री ब्रैक्टियोल, कुछ सहपत्रिकाओं की तरह पुष्प के आधार पर लगी हुई संरचना होती है, जिसको हम कहते हैं इपिकैलिक्स। तो कुछ पुष्पों में, जैसे मालवेसी कुल के पादपों में इपिकैलिक्स की संरचना पाई जाती है। बाह्य दल पुंज के नीचे की तरफ लगी हुई ये संरचना, बाह्य दल पुंज के नीचे एक चक्र होता है, वहाँ पर इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं, जो कि कैलिक्स के समान ही होती है, बाह्य दल पुंज के समान ही होती हैं। लेकिन एक और चक्र पाया जाता है, मतलब बाह्य दल पुंज के अलावा से एक और चक्र पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं इपिकैलिक्स। इसके बाद आते हैं हम कि पुष्प का अटैचमेंट किस प्रकार से है। तो जो ब्रांच है, फ्लोरल ब्रांच है, उस पर अटैचमेंट किस प्रकार से है। तो अटैचमेंट के लिए दो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं हम, अपुष्पवृंत और सपुष्पवृंत, मतलब ससाइल और पेडिसिलेट फ्लावर। ससाइल उस समय कहेंगे हम जब पुष्पवृंत का अभाव होगा, मतलब पुष्पवृंत नहीं पाया जा रहा है और डायरेक्ट ब्रांच पर ही फ्लावर खिल रहे हैं, लग रहे हैं, तो वो कहलाता है ससाइल फ्लावर। और दूसरे प्रकार का जो है वो पेडिसिलेट फ्लावर, मतलब पुष्प में पुष्पवृंत उपस्थित होता है। और एक और टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम कहते हैं सब ससाइल, मतलब पुष्पवृंत बहुत ही छोटा होता है, तब हम उसको कहते हैं सब ससाइल फ्लावर। इसके बाद आते हैं पुष्प अंगों के चक्रों की उपस्थिति, कि कितने चक्र में पुष्प के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो पाए जाते हैं। तो दो टर्म है यहाँ पर, एक कंप्लीट और दूसरी है इनकम्प्लीट। तो ऐसे पुष्प जिसके पुष्प के भागों के चार चक्र में सारे दूसरे डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। चार चक्कर मतलब एक जायांग, पुमंग, दल और बाह्य दल, मतलब प्रत्येक चक्र में एक एक अंग लगा हुआ होता है। तो उस तरह के पुष्प को हम कहते हैं कि उस तरह का पुष्प कहलाता है कंप्लीट फ्लावर। दूसरा होता है इनकम्प्लीट फ्लावर, कि इन पुष्प चक्रों में से कोई भी एक चक्र अधिक हो, या फिर एक या अधिक चक्र अनुपस्थित हो, तब वो फ्लावर कहलाता है इनकम्प्लीट फ्लावर। तो इस तरह का जो फ्लावर है वो लूफा सिलेंड्रिका, जिसको हम घिया कहते हैं, उसमें पाया जाता है। इसके बाद आते हैं और भी कई तरह के फ्लावर है, सिर्फ एक एग्जाम्पल के हिसाब से बता रही हूँ आपको। उसके बाद आते हैं हम पुष्प की सममिति देखते हैं, सिमिट्री देखते हैं।
तो सिमेट्री के लिए दो तरह की टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। एक होती है त्रिज्या सममित एक्टिनोमॉर्फिक, और दूसरी है एक व्यास सममित मतलब ज़ाइगोमॉर्फिक। अब एक्टिनोमॉर्फिक हम किसको कहेंगे कि ऐस ऐसा पुष्प मतलब फ्लावर जिसको हम एक या अधिक मध्य अनुदैर्ध्य तलों से काटने पर दो समान भागों में काटा जा सकता है। मतलब एक उसके जो मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन्स हैं, जो मीडियन लॉन्ग जब हम पुष्प को एक या एक से अधिक मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन से काटते हैं, जैसे कि ये वाला जो है, यहाँ पर आप देखिए ये पुष्प है और इसको हम यदि यहाँ से कि एक से अधिक मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन से यदि हम कट करते हैं तो हमको दो समान, ये यहाँ पर हम किसी भी प्लेन से ऐसा हो चाहे ऐसा हो, किसी भी प्लेन से यदि काटते हैं तो दो समान भागों में विभाजित होता है। उस समय उस स्थिति में हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर यानी त्रिज्या सममित फ्लावर। दूसरा होता है ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर, ये इस तरह का कि जब पुष्प को केवल एक ही मध्य अनुदैर्ध्य तल में काटने पर दो समान भागों में बंटता है। मतलब किसी भी एक अनुदैर्ध्य तल से हम काटते हैं तब दो समान भागों में बटेगा, और एक से मतलब किसी भी एक तल से और दो समान भागों में बंटता है, और बाकी यदि किसी और एंगल से यदि हमने काटा है तब उसके दो समान भाग नहीं मिलते हैं। जैसे मटर का पुष्प आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, वो ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है, एक व्यास सममित नहीं होता है। एक व्यास सममित होता है, ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है। तो एक से अधिक प्लेन से काटने पर दो समान भाग का नहीं मिलना। तो अब आते हैं हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की प्रेजेंस। तो फ्लावर कैसा है जिसके अंदर दो तरह की टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं, एक हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल फ्लावर ऐसे पुष्प हैं जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन मतलब जायांग और पुमंग दोनों पाए जाते हैं। यदि दोनों पाए जाते हैं तब वो फ्लावर कहलाता है हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल यानी उभयलिंगी पुष्प। दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है वो है यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंगी पुष्प, यानी पुष्प में केवल एक ही सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, चाहे वो जायांग हो चाहे वो पुमंग हो। तो एक ही तरह का सेक्स ऑर्गन का पाया जाना एक लिंगी पुष्प कहलाता है। और उसके अंदर और टर्मिनोलॉजी है कि यदि एक लिंगी पुष्प के अंदर यदि केवल स्टेमेंस पाए जाते हैं, मतलब एंड्रोशियम पाया जाता है, एंड्रोशियम उपस्थित हो, नर पुष्प उपस्थित हो, तो उसको हम कहते हैं स्टेमिनेट फ्लावर यानी पुंकेसरी। और दूसरा जो होता है वो पिस्टिलेट फ्लावर, यानी उसके अंदर केवल पिस्टिल उपस्थित होते हैं, केवल मादा पुष्प उपस्थित होते हैं, तो ऐसे पुष्प को हम कहते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। तो दो तरह के पुष्प हो गए, स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर। इसके बाद आते हैं जो नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, कि फ्लोरल पार्ट्स कितने हैं उसके अंदर, मतलब कितने नंबर में है, हर फ्लोरल पार्ट कितने नंबर में, मतलब एक है, दो है, तीन है, इस तरह से। तो इनके लिए जो टर्मिनोलॉजी है वो है डाइमेरस, ट्राइमेरस, पेंटामेरस और टेट्रामेरस और पेंटामेरस। सबसे पहले हम आते हैं डाइमेरस। डाइमेरस क्या है? द्विभागी, यानी ऐसे पुष्प जिसके प्रत्येक चक्र में दो या दो के गुणक में लगे होते हैं, मतलब जो सदस्य हैं वो दो या दो के गुणक में लगे होते हैं। जैसे पेटल्स दो हैं, या तो दो हैं, कैलिक्स सेपल्स दो हैं, पेटल्स दो हैं, तो इस तरह से ये दो दो के दो हैं या चार हैं, तो इस तरह से ये लगे होते हैं, दो या दो के गुणक में लगे होते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं डाइमेरस फ्लावर। इसी तरह से ट्राइमेरस फ्लावर की ऐसे पुष्प जिसके प्रत्येक चक्र में सदस्य तीन या तीन के गुणक में होते हैं। जो पहला डाइमेरस फ्लावर है, इस तरह के फ्लावर पॉपी में पाए जाते हैं, पेपावरेसी फैमिली पॉपी।
फिर ट्राइमेरस फ्लावर जिनमें 3 के गुणक में लगे होते हैं, जैसे एलियम, सीपा, प्याज। टेट्रामेरस फ्लावर की ऐसे पुष्प जिसके प्रत्येक चक्र में सदस्य 4 या 4 के गुणक में लगे होते हैं। तो ये है ब्रैसिका, सरसों, मस्टर्ड। फिर पेंटामेरस फ्लावर, ऐसे पुष्प जिसके प्रत्येक चक्र में सदस्य 5 के गुणक में, 5 या 5 के गुणक में पाए जाते हैं, जैसे सोलेनम, नाइग्रम। इसके बाद आते हैं पुष्प अंगों की पुष्पासन पर स्थिति। पुष्पासन की जो स्थिति है वो किस प्रकार से है, तो हमको 3 तरह की स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। एक स्थिति को हम कहते हैं हाइपोगाइनस, एक कहलाती है पेरीगाइनस और दूसरी कहलाती है ईपीगाइनस। तो ये 3 प्रकार की स्थिति हमको दिखाई देती है। अब ये क्या, किस तरह से हम इसको हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, ईपीगाइनस कहते हैं? तो हाइपोगाइनस पुष्प में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाली जो फर्स्ट वाली जो स्थिति है ये हाइपोगाइनस है। यहाँ पर ऐसे पुष्प जिसके अंडाशय सुपीरियर हो और पुष्प के शेष भाग अंडाशय से नीचे स्थित हो। मतलब ये तो थैलेमस है, इस थैलेमस के ऊपर ये ओवरी जो लगी हुई होती है, ये ओवरी, थैलेमस के ऊपर जो ओवरी स्थित है, इस ओवरी से नीचे की तरफ से, ओवरी के नीचे से पेटल्स, सेपल्स और एंड्रोशियम निकलते हैं। उस स्थिति में ओवरी की पोजीशन कैसी होगी? सुपीरियर होगी। तो पुष्पासन के ऊपर स्थित है और उससे सारे फ्लोरल पार्ट्स, दूसरे जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो सारे ओवरी से नीचे स्थित है, नीचे से निकलते हैं, इसलिए वो कहलाता है हाइपोगाइनस। दूसरी स्थिति है पेरीगाइनस, ये वाली पेरीगाइनस, कि यहाँ पर जो पुष्प के सब भाग है वो अंडाशय के नीचे ना स्थित होकर उसके समान स्तर पर होते हैं और उसको चारों ओर से घेर लेते हैं। जैसे ये यहाँ पर देखिए कि ये प्याले के समान संरचना बन जाती है थैलेमस की, और इसमें ये ओवरी स्थित है और ओवरी के समान लेवल पर ये दूसरे फ्लोरल पार्ट्स, मतलब एंड्रोशियम, सेपल्स, स्टेमेंस, सेपल और पेटल, ये सब जो है वो उसके समान लेवल पर निकलते हैं, पाए जाते हैं या निकलते हैं या स्थित होते हैं। तो उस स्थिति को हम कहते हैं पेरीगाइनस। उस स्थिति में ओवरी ना तो सुपीरियर होती है ना इन्फीरियर होती है, उस समय हम इसको कहते हैं सेमी इन्फीरियर। इसके बाद हम आते हैं ईपीगाइनस, ये वाली पोजीशन। यहाँ पर पुष्प जो है ये एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर या बन जाता है, जो या फ्लास्क के समान ये संरचना बनती है थैलेमस की, और ओवरी इस थैलेमस के अंदर की तरफ स्थित होती है और सारे फ्लोरल पार्ट्स इस ओवरी के ऊपर से, दूसरे जो फ्लोरल पार्ट्स हैं स्टमेंस, सेपल और पेटल, ये ऊपर से निकले हुए होते हैं। इस समय ओवरी की स्थिति जो दूसरे फ्लोरल पार्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में कैसी होगी? इन्फीरियर ओवरी होगी। तो इसलिए यहाँ पर ओवरी की स्थिति नीचे की तरफ है, ये इन्फीरियर ओवरी होगी। तो इस तरह से ये 3 स्थितियाँ हमको दिखाई देती, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और ईपीगाइनस। इसके बाद आते हैं हम, जो ईपीगाइनस वाली स्थिति है वो सनफ्लावर में दिखाई देती है। पेरीगाइनस वाली स्थिति हमको मटर के फ्लावर में दिखाई देती है, और हाइपोगाइनस सोलेनम, नाइग्रम है, गुड़हल है, इनमें दिखाई देती है। इसके बाद आते हैं हम पुष्प अंगों की व्यवस्था, कि पुष्प अंग जो है वो किस तरह से, किस मैनर में लगे हुए हैं। तो ये 3 तरह के शब्दावली यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, एसाइक्लिक, स्पाइरोसाइक्लिक और साइक्लिक। एसाइक्लिक मतलब जब पुष्प के भाग चक्कर में होकर सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होते हैं, चक्कर में ना होंगे, मतलब ये कैसे चक्र में नहीं लगे हुए होते हैं, सर्पिल क्रम में लगे हुए होते हैं, तब हम उसको कहते हैं एसाइक्लिक पुष्प। और इस तरह के एसाइक्लिक पुष्प चंपा, माइकेलिया चंपा में पाए जाते हैं। स्पाइरोसाइक्लिक आधा चक्रीय होते हैं, मतलब पुष्प अंग जो है वो आधे चक्र में लगे हुए होते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्पाइरोसाइक्लिक। रेननकुलस इसका एग्जाम्पल है।
चक्रीय पुष्प, निश्चित चक्करों में व्यवस्थित पुष्प के भाग जो हैं वो सारे एक व्यवस्थित चक्कर में पाए जाते हैं, व्यवस्थित चक्करों में पाए जाते हैं। जैसे बाहर की तरफ कैलिक्स का चक्कर होता है, अंदर की तरफ पेटल्स होते हैं, फिर उसके अंदर एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इस तरह से एक व्यवस्थित चक्र में स्थित होते हैं, जैसे सोलेनम में पाया जाता है। तो इस तरह से 3 प्रकार के चक्र हमको दिखाई दे सकते हैं पुष्पों में, विभिन्न पुष्पों में। इसके बाद आते हैं हम, जो लास्ट है कि कुछ और स्पेशल कैरेक्टर यदि हमको पुष्पों में दिखाई देते हैं, जैसे कि एंड्रोफोर, एंथोफोर, फिर एंड्रोफोर, गाइनोफोर और एंड्रोगाइनोफोर। तो ये एंथोफोर क्या है? कैलिक्स और कोरोला के बीच के अक्ष का दीर्घित भाग, मतलब बीच का अक्ष जो है वो कुछ बड़ा हो जाता है, इसलिए कुछ इस एक अलग तरह की संरचना का निर्माण हो जाता है, जिससे क्या होगा, कैलिक्स और कोरोला के दोनों के बीच का भाग कुछ ऊपर उठ जाता है। तो उस स्थिति को हम कहते हैं एंथोफोर। ये साइलिन सैक्सीफ्रेगा के अंदर इस तरह की स्थिति दिखाई देती है। एंड्रोफोर, दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है एंड्रोफोर। एंड्रोफोर में क्या होगा कि कोरोला और एंड्रोशियम के बीच का पुष्पासन का भाग दीर्घित हो जाता है, तो उस तरह की स्थिति को हम कहते हैं एंड्रोफोर, और ये पैशन फ्लावर में हमको दिखाई देता है। गाइनोफोर, पुष्प के पुमंग और जायांग के बीच के पुष्पासन का भाग दीर्घित होता है, और ये क्लियोम में पाई जाती है इस तरह की स्थिति, बाहुनिया में पाई जाती है गाइनोफोर की स्थिति। इसके बाद जो है वो एंड्रोगाइनोफोर। तो एंड्रोफोर और गाइनोफोर दोनों को मिलकर बनने वाला अक्ष, मतलब एंड्रोफोर और गाइनोफोर, एंड्रोफोर मतलब कोरोला और पुंकेसर के बीच का जो पुष्पासन है वो दीर्घित हो जाता है, और गाइनोफोर में पुमंग और जायांग के बीच का पुष्पासन दीर्घित होता है, और ये दोनों दीर्घित भाग जब आपस में मिलके एक एक्सिस बनाते हैं तो वो वाली स्थिति कहलाती है एंड्रोगाइनोफोर, क्योंकि यहाँ पर एंड्रोशियम, गाइनोशियम ये सभी मिल रहे हैं, तो जो भाग दोनों के मिलने से एक एक्सिस बन जाती है, और क्लियोम में इस तरह की स्थिति हमको दिखाई देती है। तो ये जो है टर्मिनोलॉजी एंड्रोफोर, गाइनोफोर, एंड्रोगाइनोफोर, एंथोफोर, तो ये एंड्रोगाइनोफोर, एंथोफोर, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन में भी ये पूछा जाता है, एंड्रोफोर गाइनोफोर में डिफरेंस, या एंड्रोगाइनोफोर क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये होगी सारी पुष्प की टर्मिनोलॉजी कि पुष्प में हम किस तरह से इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे, और सबसे लास्ट में हम उसका फ्लावर का कलर भी मेंशन करते हैं कि फ्लावर किस तरह का है, मतलब पेटल्स जो पाए जाते हैं वो कलर, हम फ्लावर का कलर किसके आधार पर कहते हैं, पेटल्स के कलर के आधार पर, तो वहाँ पर हमको ये भी मेंशन करना होता है कि फ्लावर का कलर किस प्रकार का है। तो ये सारी पुष्प की टर्मिनोलॉजी हो गई। धन्यवाद।